हेलो बच्चों, इस वीडियो के एंड में एक पज़ल है या क्वेश्चन है, उसको देखिए, सॉल्व कीजिए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कल तक मैंने आपको पढ़ाया था एनसीआर के बारे में। एनसीआर क्या होता है, बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या होता है, कैसा होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था, है ना। आज उसी में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसे मान लो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई रेज टू एन, मैंने बताया था आपको कि एन सी नॉट एक्स रेज टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके एन सी एन, एक्स तो रहता नहीं है, वाई रेज टू एन। तो यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूँ वन प्लस एक्स रेज टू एन क्या होगा, मीन्स दो वेरिएबल की जगह कई बार एक ही वेरिएबल रहता है, तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो क्या बताएंगे आप। तो इसमें आप देखो ऐसा हो जाएगा, एन सी नॉट का वैल्यू होता है वन, या आप एन सी नॉट ही लिख सकते हो, तो वन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस, क्योंकि वाई की जगह पे एक्स हो गया ना और एक्स की जगह पे तो वन हो गया, मीन्स वन पे पावर हम लोग घटाते चले जाएंगे, मीन्स एक्स की जगह पे वन रखना है और वाई की जगह पे एक्स रखना है। तो आप ध्यान से देखो, खुद से ट्राई करो, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। और ये कहाँ तक, एन सी एन एक्स रेज टू एन तक। और यही मैं आपसे बोलूँ कि वन माइनस एक्स रेज टू एन क्या हो जाएगा, तो आप खुद सोचो, एन सी नॉट प्लस एन सी वन इंटू माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस वन बना देगा, फिर प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब, जो भी ऑड पावर वाले टर्म हो जाएंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब एक्स रेज टू फाइव, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब बोलोगे सर लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन का वैल्यू ऑड है तो लास्ट वाला टर्म नेगेटिव होगा, और एन का वैल्यू इवन है तो लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव होगा। तो प्लस माइनस वन रेज टू एन हो जाता है इंटू एक्स रेज टू एन। अब माइनस वन रेज टू एन का मतलब ये होता है कि माइनस वन रेज टू एन, अब एन का वैल्यू अगर ऑड है तो माइनस वन रेज टू एन क्या होगा, माइनस वन होगा, आप खुद ही देखो। और एन का वैल्यू इवन है तो माइनस वन रेज टू एन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो बेसिकली वही बात हो गई कि एन का वैल्यू अगर इवन था तो लास्ट में पॉजिटिव होगा, और एन का वैल्यू अगर ऑड था तो लास्ट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक दो चीज़ें और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि एन सी जो भी है वन है तो एक्स पे पावर वन ही था, एन सी इधर टू है तो एक्स पे पावर टू था, एन सी थ्री था तो एक्स पे पावर थ्री था, तो जो इधर रहता है एक्स पे पावर वही होता है। तो ये एक और आसान तरीका है आपके लिए याद करने का, आराम से फिर ये आपको याद रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ठीक ठाक से कर लिए थे, है ना। चलो एक दो और एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड। एक एग्जाम्पल करते हैं, इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज टू एम इंटू वन माइनस एक्स रेज टू एन, द कोएफिशिएंट्स of x and x square are 3 and minus 6 respectively, then find m। अब देखो ध्यान से, अब इसमें x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स रेज टू एम इंटू वन माइनस एक्स रेज टू एन, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वन प्लस एक्स रेज टू एम को पहले तो लिख दो, क्या लिखोगे, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर। देखो इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे होगा कहाँ तक, एक्स रेज टू एम तक, लेकिन आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की ज़रूरत है। अब ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, और उसके बाद सेकेंड वाला टर्म भी लिख देता हूँ। सेकेंड वाला टर्म क्या है, एन सी नॉट माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर
माइनस NC3 एक्स क्यूब, और आगे ऐसे बढ़ता रहेगा डॉट डॉट डॉट। देखो आगे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ देखो x और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा अगर x मल्टीप्लाई होगा इससे। ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। आप ही सोचो ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स अगर NC0, पहले मैं x का कोएफिशिएंट देखो तो देखो आप ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होके x कैसे आएगा। NC0 से मल्टीप्लाई होगा, NC0 NC1 से मल्टीप्लाई होगा, NC0 NC2 से मल्टीप्लाई होगा, NC0 NC3 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे NC0 सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x कब आएगा? जब ये, मैं अलग अलग कलर से करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आए समझ में। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो NC0 NC1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? माइनस, दोनों जगह मैंने n ही लिख दिया एक्चुअली। यहाँ पे वो छोटा सा चेंज है, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे तो m था ना, पावर m था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा m, यहाँ भी m और लास्ट तक m, तो क्या हो जाएगा MC0 माइनस तो रहेगा ही इंटू NC1। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। और x कब आएगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, जब MC1 इंटू एक्स NC0 से मल्टीप्लाई होगा तब भी तो x आएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस MC1 इंटू NC0, क्योंकि दोनों में का साइन पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव ले लिया, है ना। और इसका वैल्यू कितना गिवन है? इसका वैल्यू गिवन है, x का कोएफिशिएंट क्या था? 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। MC0 क्या हो जाएगा? MC0 हो जाता है 1। MC0 क्या हो जाता है? 1। कैसे होता है वो आपको पता ही है कैसे होता है, मैंने बार बार बताया। तो ये 1 NC1 क्या n हो जाता है, तो ये माइनस n हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू 3। इससे क्या मिला? m माइनस n इज़ 3। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, देखो वो कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर के लिए इसको 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 हटा देता हूँ। अब आप ही देखो एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब ये NC0 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो वो मैं लिख देता हूँ, वो क्या हो जाएगा बताओ? MC2 इंटू NC0, MC2 इंटू NC0 लिख दिया मैंने, ठीक है। और कैसे आएगा? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक्स स्क्वायर MC0 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो कैसे आएगा? प्लस MC0 इंटू NC2, है ना। और कैसे आएगा? तो और भी एक और तरीका है आने का, जब x से मल्टीप्लाई हो जाए, है कि नहीं। जब ग्रीन से मल्टीप्लाई होगा, जब येलो से मल्टीप्लाई होगा, जब ब्लू से मल्टीप्लाई होगा, तब आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। और कोई भी तरीका बता दो आप एक्स स्क्वायर लाने का, आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब ब्लू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? माइनस MC1 इंटू NC1। इसका वैल्यू कितना पता है? -6। देखो ऊपर क्वेश्चन में -6 गिवन था। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। MC2 क्या हो जाएगा? m इंटू m। अब वैसे आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, चलो। MC2 है तो MC2 का वैल्यू होता है m इंटू m-1/2। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? तो चलो आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। m फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू m-2 फैक्टोरियल। देखो कितना आसान है। m फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल। स्टार्टिंग से बताया है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, m-2 फैक्टोरियल। ये और ये ख़त्म हुआ, क्या बचा? m इंटू m-1/2, वही लिखा है मैंने। तो ये आप याद भी रख सकते हो, MC2 इज़ m इंटू m-1/2। तो MC2 को मैंने वही लिख दिया। और NC0 क्या होता है? 1 होता है। वैसे ही NC2 क्या हो जाएगा? n इंटू n-1/2। और MC1 m होगा, NC1 n होगा, इक्वल्स टू -6। अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अपने को सॉल्व करना है, आंसर पाना है। इसको सॉल्व करना इतना भी टफ नहीं रहेगा। m का वैल्यू 3+n, तो चाहो तो आप यहीं पे 3+n लिख सकते हो, यहाँ भी 3+n -1/2, ये तो n ही रहेगा।
और यहाँ एम भी क्या लिख देंगे 3 + n इंटू एन इक्वल्स टू -6 कर दो अब 3 + n इंटू 2 + n क्या हो जाएगा n² + 5n + 6 करके देख लेना, यही आना चाहिए डिवाइडेड बाय 2 + n² - n/2 -3n - n² और +6 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो 2। एक काम करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा उसके बाद ही हटाना। ये आप याद रख सकते हो MC2 का वैल्यू। यहाँ क्या हो जाएगा n² + 5n + 6 + n² - n - 6n - 2n² + 12 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया 2n² - 2n + 12 सही है ना इक्वल्स टू 0। तो छोटा तो +18 12 नहीं 18 होगा +18 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन जा रहा है n² - n + 9 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके 9 ऐड करके 1 पॉसिबल तो है नहीं, कहीं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, आप एक बार चेक कर लो। 2n² कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। MC2 का वैल्यू ये हो गया इंटू 1, MC0 1 होता है माइनस MC1 1 1 होता है, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये 1 मिनट चेक कर लेते हैं। m का वैल्यू मैंने 3 + n लिया है और यहाँ भी 3 + n - 1, यहाँ भी n × n - 1/2 3 + n और यहाँ -6। यहाँ सब कुछ सही लिखा है ना, n + 3 और ये n + 2 क्या हो जाएगा 3n + 2n 6n नहीं 5n + 6 सही है, + n² - n -3n -n² + 6 + 12 सही है। अच्छा यहाँ पे देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, है कि नहीं। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2n² नहीं दिखा, हो जाता है कभी कभी, लेकिन चेक करने के बाद वो दिख जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा -2n + 18 इक्वल्स टू 0। सो n इक्वल्स टू क्या हो गया 9, n इक्वल्स टू 9। तो m क्या था मुझे याद है n + 3, आप ऊपर देख लो जाके क्या मिलेगा 12। तो m का वैल्यू 12, n का वैल्यू 9। अगर आपने बायनॉमियल थ्योरम नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे m और n का वैल्यू ही निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आ गया 12 और 9। वैसे बोला सिर्फ m का था, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल जो आपने अच्छे से देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है कि कोई भी बायनॉमियल एक्सपेंशन है उसका जनरल टर्म क्या होता है ना। जनरल टर्म का मतलब होता है इससे कुछ भी लिखा है, ऐसे मैंने लिख दिया 3x - 5⁻16। मैंने पूछा आपको कि बताओ T5 क्या होगा, 5th टर्म क्या होगा। मैंने आपको 8th टर्म पूछ दिया, तो क्या आप पूरा एक्सपेंशन करके फिर 5th टर्म निकालोगे क्या, नहीं ना। तो 5th टर्म का एक फॉर्मूला हो सकता है या 6th टर्म का एक फॉर्मूला हो सकता है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो तो आप इसका टॉपिक लिख सकते हो, जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन। देखो तो x + y⁻n है, ये क्या है NC0 x⁻n + NC1 n - 1y + NC2 n - 2y² + NC3 n - 3y³। ऐसे बढ़ते 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 बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, क्योंकि याद नहीं होगा तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप किधर से कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है। तो इसके जनरल टर्म को ध्यान से देखना क्या लिखेंगे। अब जनरल टर्म को एक बार ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, तो वही मेथड से कि x का वैल्यू और y की वैल्यू, x पे पावर और y पे पावर को देखो। तो आप देखो ध्यान से, तो NC जो भी है, NC1 है तो y पे पावर 1 है, NC2 है तो y पे पावर 2 है, NC3 है तो y पे पावर 3 है। अच्छा, तो
तो मतलब कि यहाँ पे तो मैं अगर एन सी आर लिख दूँ तो y पे पावर क्या होगा, r ही होगा, और x पे पावर क्या हो जाएगा, n माइनस आर। देखो ध्यान से, है ना, n माइनस आर जो भी लिया था, n माइनस वन हो गया था, n माइनस टू हो गया था, n माइनस थ्री हो गया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जनरल टर्म बोल सकता हूँ कि यही होने वाला है, एन सी आर एक्स रेज टू एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू आर। तो ये कौन सा टर्म हुआ, देखो फर्स्ट टर्म में r का वैल्यू 0 था, r मतलब क्या, एन सी जो भी था, सेकंड में 1 था, थर्ड में 2 था, तो थर्ड में 2 है, तो r का जो भी वैल्यू ले रहे हैं टर्म उससे एक ज़्यादा है, तो ये टी आर प्लस 1 ले लेंगे। मतलब कि थर्ड टर्म में r का वैल्यू 2 लेंगे, सेकेंड टर्म में 1 लेंगे, फिफ्थ टर्म में r का वैल्यू 4 लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा। बायनॉमियल थ्योरम जब और अच्छे से पढ़ोगे तो इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो r प्लस 1, टी आर प्लस 1 क्या हो गया, एन सी आर एक्स एन माइनस वार वाई रेज टू आर। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं। कि पहला एग्जांपल, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। कोई भी ले लेता हूँ मैं, इससे पहले छोटा सा लेता हूँ, कल भी शायद इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया था मैंने, 2y² बाई 5 रेज टू 7। इसका फिफ्थ टर्म चाहिए, तो t5 मैंने क्या बताया था, nc5 लिया तो 4 होगा, इंटू n मतलब कितना, पूरे पे पावर जो है, पूरे पे पावर क्या है 7, तो क्या ये 7c4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इंटू x रेज टू n माइनस आर, x क्या है 1 रेज टू n 7 है, माइनस r का वैल्यू क्या लिया है 4, इंटू y कितना है -2y² बाई 5, ये रेज टू क्या ले लिया है 4, ठीक है। तो 7c4 कहीं अलग से आप वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, और 1 रेज टू 7 माइनस 4, मतलब कि 1 रेज टू 3 तो 1 ही हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और माइनस रेज टू पावर 4 हो रहा है, ईवन नंबर, तो माइनस पे ईवन पावर क्या होगा, प्लस होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 रेज टू 4 इंटू वाई रेज टू 2 रेज टू 4 कितना 8 हो जाएगा, 5 रेज टू 4, तो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 रेज टू 4 16 वाई 8 डिवाइड बाई 5 रेज टू 4 को फिलहाल के लिए 25 इंटू 25 लिख सकता हूँ। 4 फैक्टोरियल 3 2 या 6, एक 5 से 25 ख़त्म हुआ, ठीक है। 16 इंटू 7 112 वाई रेज टू 8, बाकी सब तो कैंसिल हो गया था, और 25 इंटू 5 125। आंसर देखो कितने इजीली t5 आ गया आपका, है ना। फॉर्मूला का यूज़ किया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एन सी आर एक्स रेज टू एन माइनस आर वाई रेज टू आर। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप किसी भी बायनॉमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म, है ना, वो निकाल सकते हो, ठीक है। आसान है, आराम से इसका वैल्यू आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगला एग्जांपल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7 in the expansion of ax square plus 1 by bx whole raised to 11। अब आप ही सोचो, इस पूरे को एक्सपैंड करके ये देखना कि x रेज टू 7 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, बहुत टफ हो जाएगा। उससे अच्छा है हम लोग देखते हैं कि x रेज टू 7 आएगा कब। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग उसका निकालेंगे जनरल टर्म, है ना। क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। वो क्या होता है, टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स रेज टू एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू आर। तो यहाँ रखता हूँ, एन का वैल्यू कितना 11, आर ही निकालता हूँ, आर्थ टर्म मतलब आर प्लस 1 वाला टर्म ही निकालता हूँ। एक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर, उस पर पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर, 11 माइनस आर। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। वाई की जगह पे क्या है, 1 बाय बी एक्स, ये रेज टू आर, 11 सी आर
ए रेस टू 11 माइनस आर एक्स रेस टू 22 माइनस 2r इंटू 1 बाय बी रेस टू आर इंटू एक्स रेस टू आर। 11CR ए रेस टू 11 माइनस आर एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, देखो 22 माइनस 3r हो जाएगा, माइनस 2r, नीचे से भी r चला जाएगा 3r, और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय यहीं पे साथ में लिख देता हूँ b रेस टू r। क्यों डिवाइडेड बाय, तो यही होगा ना। अब देखो ध्यान से, x का पूरा टर्म आ चुका है, तो ये x पे जो भी पावर है वो अब आप देख लो क्या होना चाहिए। अब पूछा था x रेस टू 7 का कोएफिशिएंट, तो उसका जनरल टर्म यही होने वाला है। r का वैल्यू 1 रखोगे तो फिर दूसरे टर्म का क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट, x r का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म का पूरा थर्ड टर्म आ जाएगा। r का वैल्यू 3 रखोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तब तो x रेस टू 7 आ पाएगा। तो मैं 22 माइनस 3r को क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। 3r क्या हो जाएगा, 22 माइनस 7 दैट इज़ 15, r क्या आ जाएगा 5। मतलब कि tr प्लस 1 में अगर r का वैल्यू 5 रखें तो x रेस टू 7 आने वाला है, तो रख दो। जैसे ही आप r रेस टू 5 रखोगे तो x रेस टू 7 आएगा, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 5 रखने से जो भी इसका वैल्यू आएगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा एक दो बार और देखिए, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूँ, अब मैं लिख दूंगा ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 7, क्या ये तो x रेस टू 7 आ गया ना, r का वैल्यू 5 रख के देखो 7 आ गया, इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है वही तो होगा उसका कोएफिशिएंट। 11c 7 नहीं, r का वैल्यू तो 5 लिया था ना, 11c 5 इंटू ए रेस टू 11 माइनस r का वैल्यू 5 लिया है, b रेस टू 5 क्या आ गया, 11c 5 कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, a रेस टू 6 इंटू नीचे b रेस टू 5 है तो नीचे b रेस टू 5 को हम लोग b रेस टू माइनस 5 लिख सकते हैं, है ना। ये आ गया, आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आएगा, कोशिश करो समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल फिर से ऐसा ही कुछ लेता हूँ, दी कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू माइनस 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, होल रेस टू 11। तो आपको भी पता है क्या करना है, क्या करना है, जनरल टर्म निकालना है, tr प्लस 1, वो क्या हो जाएगा 11cr इंटू ए एक्स रेस टू 11 माइनस r इंटू माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर रेस टू r, है ना। तो 11cr a रेस टू 11 माइनस r इंटू एक्स रेस टू 11 माइनस r, माइनस 1 रेस टू r भी एक आ गया तो वो भी लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय b एक्स रेस टू b रेस टू r भी तो आ जाएगा, x रेस टू 2r आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 रेस टू r भी स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, आपको ही पता है इसकी क्या ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत होती है कि माइनस 1 मतलब अगर ऑड हो r का वैल्यू तो ये नेगेटिव माइनस 1 होगा, इवन हो तो प्लस 1 होगा, इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, इंटू 11cr a रेस टू 11 माइनस r डिवाइडेड बाई b रेस टू r, और x रेस टू क्या हो गया 11 माइनस 3r, x रेस टू क्या हो गया 11 माइनस 3r। तो अब क्या चाहिए था, x रेस टू माइनस 7 का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू है उसका ये क्या होना चाहिए माइनस 7, तो रख दो 11 माइनस 3r इक्वल्स टू माइनस 7। तो 3r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 7 18, r इक्वल्स टू 6, मतलब जैसे इसमें r इक्वल्स टू 6 रखोगे आप तो x रेस टू 7 आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा, है ना। उसका कोएफिशिएंट लिख दो आप, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 रेस टू r का वैल्यू क्या लिया था 6 या माइनस 7, तो 6 यहाँ लिख दिया, 11c 6 a रेस टू 11 माइनस 6 बाय b रेस टू 6। आगे तो x रेस टू माइनस 7 ही आने वाला है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस 1 रेस टू 6 तो प्लस हो जाता है तो प्लस 1 हो गया, 11c 6 a रेस टू 5 b रेस टू माइनस 6। ये हो गया अपना आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू माइनस 7, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं एक दो होमवर्क दे देता हूँ आपको,
पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, एक ही देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं, थोड़ा अलग सा देता हूँ। फाइंड दी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन दी, सोचो अच्छे से, ज़्यादा टाइम देना, इन दी एक्सपेंशन ऑफ 9 raised to 1/4 plus 8 raised to 1/6 whole raised to 1000, है ना। कितने रैशनल टर्म्स होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आज का वो सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ये होमवर्क आप ट्राई कीजिए अच्छे से, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो आज का सवाल कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है क्वेश्चन। सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। p इक्वल्स टू 1/2√1 प्लस √2 प्लस 1/3√2 प्लस 2√3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है 1/100√99 प्लस 99√100, ठीक है। इसको कीजिए आप, ठीक है। लास्ट में क्या है, ये 99 रूट के अंदर 100 है। अगर लिखने में देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बोल तो दिया है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही।